इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विबंध के बारे में, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 8 में 3 सेक्शन बताए गए हैं। कौन कौन से? 115, 116 एंड 117। टोटल यहाँ पर 3 सेक्शन की बात की गई जो विबंध से रिलेटेड हैं। ठीक है, स्टॉपेल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये हमारा लेक्चर का पार्ट 1 है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम विबंध के बारे में क्या क्या समझेंगे और क्या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विबंध क्या होता है, विबंध का प्रतिपादन किस केस के तहत हुआ है, यानी कि किस केस में इस टॉपिक को इनेक्ट किया गया था, कब लाया गया था, कि कब विचार किया गया था। ठीक है ना, उसके बारे में। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, किस उद्देश्य से लाया गया था, इसमें इनेक्ट किया गया था। उसके बाद साक्ष्य विधि में विबंध के प्रावधान क्या है और कहाँ पे है, विबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इतने पूरे टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विबंध क्या है। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टॉपेल। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, स्टॉप, रोकना, अर्थात किसी भी तथ्य को करने से रोक लगाना। ठीक है, अर्थात इसको देख लेते हैं डिटेल में कि व्यक्तियों को उन तथ्यों से इनकार करने से रोकना जिन तथ्यों को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं या तथ्यों से सहमत हो चुके हैं। अर्थात कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और किसी तथ्य को उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया है या फिर उस तथ्य से या उस बात से सहमत हो चुके हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पर वह उसको मना नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक बार जिस कथन को कोई सत्य होना बताता है, ठीक है ना, कि यह सत्य है, उसके बाद असत्य नहीं कह सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विबंध के सिद्धांत लागू हो जाएंगे उस व्यक्ति पर। तो उसको वह क्या कर सकता है, उसको मना नहीं कर सकता है कि वह असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पहले सत्य होना बता चुका है, उसको स्वीकार कर चुका है। ठीक है, उसका विबंध का प्रतिपादन, विबंध का प्रतिपादन किस केस में हुआ था? इसका प्रतिपादन एक मैग्जिम से हुआ है। मैग्जिम क्या है कि एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन इट्स ऑडियंडस। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्जिम। इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो परस्पर विरोधी बातें करते हैं, यानी कि जो आपस में क्या कर सकते हैं, बाद में अभी तो कुछ बोल रहे हैं, बाद में क्या करेंगे कि विरोधी बातें करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था। ठीक है, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। अर्थात ये इस मैग्जिम है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति परस्पर विरोधी बातें करते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। अर्थात क्यों? क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कभी भी अपनी बातों से क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। उसके बाद जो केस था एक पिकार्ड बनाम शीट्स, जो 1837 का बाद है, जिसमें विबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रतिपादन तो कर दिया गया था, लेकिन जो शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा 1891 में क्या हुआ था कि इसे न्यायिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसे न्यायिक रूप से मान्यता दी गई थी कि हाँ ये सही है, और इसमें इनेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रतिपादन तो हो गया था पहले, कब? 1837 में पिकार्ड बनाम शीट्स के केस में। लेकिन इसको मान्यता कब प्रदान की गई थी? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा 1891 के केस में। ये हो गया आपका विबंध का प्रतिपादन। उसके बाद विबंध का उद्देश्य क्या है? विबंध का उद्देश्य देखें, बात करें इसके बारे में, तो विबंध को विधि में स्थापित करने का उद्देश्य है कि कोई अपने बात से मुकर न पाए या कपट, धोखा, बेईमानी को रोकने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अर्थात जो विबंध है वो क्यों लाया गया था कि कोई अपनी बात से मुकर न जाए। ठीक है, पहले कुछ बोल रहा है, बाद में कुछ और बोलेगा, या फिर जो कोई कपट करने का, धोखा, बेईमानी, ठीक है ना, इन सबको रोकने के लिए विबंध को इनेक्ट किया गया था, विबंध को लाया गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये विबंध का उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति क्या है जिसे अधिकार नहीं है कि वह अमुक संपत्ति को बेच दे या हस्तांतरित कर दे, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति को कहता है कि वह संपत्ति को बेचने का हकदार है, उसे अधिकार है, उसके बाद वह अपने किए हुए कथन से मुकर नहीं सकता, उस पर विबंध के सिद्धांत लागू हो जाए। अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है
कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसे अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति किसी संपत्ति को बेच दे, ठीक है ना। अमुक संपत्ति का मतलब क्या है कि कोई संपत्ति है, उसको बोल रहा है कि ये इस संपत्ति को बेचने का मुझे अधिकार है, ठीक है। और सामने वाला क्या करता है, जो जिसको वह बोल रहा है वह कुछ पैसे का इंतजाम करता है, बैंक से लोन ले लेता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है कि उसको बेचने का अधिकार है, तो बाद में यह नहीं कह सकता कि मुझे ये बेचने का अधिकार नहीं है, वो अपने बात से मुकर नहीं सकता। वहाँ पर क्या हो जाएगा, विबंध के सिद्धांत लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अब क्या, जो साक्ष्य विधि में कहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो विबंध के प्रोविजंस है वो कहाँ पे दिए गए हैं, और जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो सेक्शन 115 है, जो विबंध की परिभाषा के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जबकि एक व्यक्ति ने अपनी क्या किया है, घोषणा द्वारा, यानी कि कोई घोषणा करता है या कार्य के द्वारा या कोई लोग के द्वारा क्या कर रहा है, अन्य व्यक्ति को साहस है विश्वास करा रहा है या फिर विश्वास कर लेने दिया है कि कोई बात क्या है, सत्य है, लेकिन ये व्यक्ति जानता है कि वो असत्य है, लेकिन उस टाइम पे क्या कर रहा है कि विश्वास करा रहा है कि वह बात सत्य है, या फिर ऐसे विश्वास पर कार्य कराया है, करने दिया है, तब क्या किया जाएगा कि उसे और उसके प्रतिनिधि को, अर्थात जो यहाँ पे व्यक्ति था उसको और उसके जो प्रतिनिधि होगा उसको क्या नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी बाद या कार्यवाही में उसकी सत्यता का प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। उसको यह नहीं करने दिया जाएगा कि उसकी सत्यता पर कोई प्रत्याख्यान करे, कोई मना करे। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है, डिनाई करना। अब यहाँ पर हम देखें जैसे कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सी नाम के व्यक्ति को कोई घोषणा कार्य लोक द्वारा क्या कर रहा है, विश्वास करा रहा है, ये कर लेने दे रहा है कि कोई बात जो है वो सत्य है। तो अब यहाँ पे क्या नहीं किया जाएगा कि जो ए नाम का व्यक्ति है या फिर ए नाम का जो कोई व्यक्ति के कोई प्रतिनिधि है, ठीक है, कोई बी है, अब इन दोनों को क्या नहीं करने दिया जाएगा, ए और बी को यह सत्यता का प्रत्याख्यान करने नहीं दिया जाएगा। उसको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा कि उस जिस बात को उन्होंने पहले सत्य बोला था उसको असत्य कहें। उन पर क्या हो जाएगा, विबंध के सिद्धांत लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। का साहसय या मिथ्या रूप से, यानी कि साहसय यानी विद इंटेंशन क्या करता है, या फिर मिथ्या रूप से क्या करता है, विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है किसी अन्य व्यक्ति को कि अमुक भूमि का की है, अर्थात कोई ज़मीन है, कोई लैंड है, ठीक है ना, उसको क्या करता है कि यह मिथ्या रूप से या फिर साहस है विश्वास कराता है, विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि वह भूमि किसकी है, का की है, और ऐसे विश्वास के द्वारा खा को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्या कहता है कि वह भूमि मेरी है, ठीक है ना, उसको बेचने का क्या है, अधिकार है, और उसका मूल्य चुकाने के लिए क्या करता है, और उसको क्रय करने के लिए उस भूमि को, जो लैंड थी उसको क्रय करने के लिए खा को उकसाता है, ठीक है ना। और तत्पश्चात भूमि का की संपत्ति हो जाती है, यानी कि जब वह ऐसा विश्वास करा रहा है खा को और क्रय करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तब उसकी वह लैंड उसकी नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि जो भूमि है वो का की हो जाती है, ठीक है ना। और का इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका भूमि में हक नहीं था, कि विक्रय आपास्त करने की इच्छा करता है, अपने हक का अभाव साबित करने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि पहले उसकी भूमि नहीं थी का की, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, का की भूमि हो जाती है, तब वह यह नहीं कह सकता कि वह भूमि मेरी नहीं है, उसको विक्रय नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा वह नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर विबंध का सिद्धांत लागू हो जाएगा। उसने क्या किया था, पहले उसको विश्वास कराया था, ठीक है ना, साहस या मिथ्या रूप से जो भी है, उसने विश्वास कराया, खा को उत्प्रेरित किया उसका मूल्य चुकाने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि उस पर विबंध का सिद्धांत लागू हो जाएगा। यदि बाद में उसकी भूमि हो भी आती है ना, तो फिर भी उसको विक्रय करना पड़ेगा, उसमें विबंध का सिद्धांत लागू हो जाएगा, वह मना नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। उसके बाद स्टॉपेल यानी कि जो विबंध है उसका आवश्यक तत्व हम देख लेते हैं। आवश्यक तत्व क्या क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी घोषणा कार्य या लोप द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को साहस से विश्वास कराया हो, किसके द्वारा, घोषणा कार्य या लोप के द्वारा, और ऐसे विश्वास पर कोई कार्य कराया हो या करने दिया हो,
यानी कि विश्वास तो करा दिया कोई भूमि मेरी है, ठीक है, और उस विश्वास के तहत वो कोई कार्य करा दिया हो या करने दिया हो और अपने किए हुए कथन का प्रत्याख्यान करे, तब उस पर क्या होगा, विबंध के सिद्धांत लागू हो जाएगा। वो प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है, उसको रोका जाएगा। किसके तहत? स्टॉपेल के तहत। ये था हमारा सेक्शन 115। अब उसके बाद देखते हैं सेक्शन 116, अभिधारी और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। यहाँ पर स्थावर संपत्ति के अभिधारी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अभिधारी, यानी अभिधारी कौन होता है? टेनेंट, यानी जो किराएदार होता है, और भूमि स्वामी के बारे में विबंध का प्रावधान है। यानी कि जो मालिक और जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं, जैसे एक किराएदार हो गया ए नाम का, और बी कौन हो गया? यहाँ पे मालिक हो गया। तो इससे संबंधित क्या है? विबंध का प्रावधान कहाँ पे है? 116 में बताया गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर किसी अभिधारी द्वारा यदि किसी को भूस्वामी मान लिया गया है तो बाद में इनकार नहीं कर सकता कि उसका कब्जा उस संपत्ति पर नहीं है और वह भूमि स्वामी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि इनकार नहीं कर सकता, भूमि स्वामी मान लिया। अब जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है जो एक किराए के घर पर रहता है जो सी का मकान है, लेकिन सी क्या करता है, यहाँ पर एक बी नाम के व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है कि आप यहाँ पर इस घर का किराया ख्याल रखेंगे, किराया लेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए नाम का व्यक्ति है वो क्या कर लेता है, इसको भूमि स्वामी मान लेता है। तो बाद में क्या इनकार नहीं कर सकता है कि यह क्या है, इस संपत्ति का कब्जा नहीं रखता है। अब वो अलग बात है कि यहाँ का जो मालिक है वो बी नहीं है, यहाँ का सी है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो यही मानता है उसकी बी मालिक है, क्यों? उसको किराया देता है, वहाँ सब कुछ करता है, वो पूरा बी क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वह बाद में मना नहीं कर सकता कि उस पर उस जो संपत्ति है उस पर कब्जा किसका नहीं है, बी का, या वह भूमि स्वामी नहीं है, यह नहीं कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि ए व्यक्ति जो किराएदार के रूप में एक मकान में रहता है, ठीक है, और हर महीने उस संपत्ति के मालिक को किराया देता है, लेकिन बाद में उसे एक वसीयत मिलती है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि उस भूमि का स्वामी वह स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति किराएदार के रूप में रहता है किसी किराए के मकान में, ठीक है, और हर महीने किराया भी देता है उस मकान मालिक को, लेकिन बाद में एक उसको वसीयत मिलती है कि अरे वह घर तो उसी का है, फालतू में वो क्या कर रहा है, किराया दे रहा है। तब यहाँ पर विबंध का सिद्धांत लागू होगा, जहाँ पर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह उसका भूस्वामी नहीं था, ठीक है ना। अर्थात यदि उसको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, विबंध सिद्धांत लागू ना हो उसके लिए उसको वहाँ से किराए का जो घर है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले। उसके बाद वह क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। अर्थात अदरवाइज उस पर क्या होगा, विबंध के सिद्धांत लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किराएदार के रूप में रहता था और उसका हर महीने किराया देता था और उसका मालिक कोई और था, ठीक है ना, उस टाइम पे। लेकिन बाद में उसको वसीयत मिलती है, उसके पहले तो किराया देता था ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि उस पर विबंध के सिद्धांत लागू हो जाएगा। और उसके बाद धारा 117 क्या बात करता है, विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता का उपनिहिती का अनुज्ञप्तिधारी का विबंध, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपवाद, कुछ अपवाद है जहाँ पे विबंध लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, जतेंद्र प्रसाद दास बनाम उड़ीसा राज्य 2011 के बाद में ये अभिनिर्धारित किया गया कि विबंध किसी विधि या विधि के उपबंध पर लागू नहीं होता है, यह सिर्फ किसी तथ्य के बारे में लागू होती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो जतेंद्र प्रसाद दास वर्सेस उड़ीसा राज्य जो 2011 का केस था, उसमें क्या बोला गया था, कोर्ट के द्वारा के अभिनिर्धारित किया गया था कि विबंध किसी विधि या विधि के उपबंध पर लागू नहीं होता है, ठीक है। कि कोई विधि आ गई उस पर लागू नहीं होगा, वह सिर्फ किसी एक फैक्ट पर लागू होता है, किसी तथ्य पर लागू होता है। और दूसरा कि जब दोनों पक्षकार को सत्यता का ज्ञान हो। अब यहाँ पर यदि दोनों पक्षकार है, जैसे ए और बी है, ठीक है ना, विश्वास करा रहा है बी को कि वह लैंड ए की है, और यदि बी जानता है कि इसकी लैंड नहीं है, दोनों को सत्यता का एक ज्ञान है, तो यहाँ पर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। या फिर किसी विधि के प्रश्न पर भी लागू नहीं होती। यदि कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न हो गया किसी केस में, तो वहाँ पर भी यह विबंध लागू नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, किसी अवयस्क पर लागू नहीं होता, यानी कि कोई माइनर व्यक्ति है, ठीक है ना, 18 वर्ष कम आयु का है, उस पर लागू नहीं होता है, चाहे वह वयस्क बताकर किसी संविदा में प्रवेश ही क्यों न कर ले। अर्थात यदि कोई व्यक्ति है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम से कहता है कि वह
21 वर्ष का है, ठीक है ना, 21 वर्ष का है और उससे कोई संविदा कर लेता है ना, फिर भी यहाँ पर उसका उस पर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा ए पर, वो भले ही 18 वर्ष से कम की आयु का हो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका साक्ष्य अधिनियम में इसके प्रोविजंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारी अगली वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।